हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज का चैप्टर है परमाणु संरचना। ये दोस्तों एक केमिस्ट्री का एक सेपरेट टॉपिक है, परमाणु संरचना। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन ले रखे हैं। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उसको भी मैंने ले रखे हैं। दोस्तों, ये अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री के, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको कवर अप किया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, उससे भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, क्या कहलाता है? दोस्तों, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, फिर इसका आंसर देना है। तो प्रश्न मैंने पढ़ दिया है तो मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों, परमाणु कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या कहलाता है? दोस्तों, वो अणु कहलाता है। अणु कहलाता है। जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है वो परमाणु कहलाता है और जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो अणु कहलाता है। ठीक है दोस्तों। मेरा सजेशन यही है, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु भार व तुल्यांकी भार में क्या संबंध है? परमाणु भार व तुल्यांकी भार में क्या संबंध है? तो दोस्तों, इसका संबंध है परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। ठीक है दोस्तों, ये संबंध दर्शाता है परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। आपको ऑप्शन में यही देखने को मिलेगा तो आप इस पर ही टिक करेंगे। आगे चलते हैं। अगला है, परमाणु भार व विशिष्ट ऊष्मा में क्या संबंध है? तो दोस्तों, परमाणु भार गुणे विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4, मतलब इन दोनों इनके बराबर परमाणु भार और गुणे विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4, मतलब इनके गुणे का मान बराबर 6.4 आएगा। परमाणु भार गुणे विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4। ठीक है, तो आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों, अगर कुछ वर्ड या अक्षर मिसस्पेल्ड हो जाते हैं तो नेगलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को समझें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी ठोस के लिए Cp अनुपात Cp/Cv बराबर 1.4 है तो उसकी परमाणुकता कितनी होगी? एक बार फिर से पढ़ देते हैं। किसी ठोस के लिए Cp/Cv बराबर 1.4, मतलब इसका मान 1.4 है तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी परमाणुकता 2 होगी। ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, किसी ठोस के लिए Cp/Cv बराबर 1.6 मान हो तो उसकी परमाणुकता कितनी होगी? तो दोस्तों, जब 1.6 होगा तो इसकी परमाणुकता 1 होगी। ठीक है दोस्तों, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वाष्प घनत्व व अणु भार में क्या संबंध है? तो दोस्तों, वाष्प घनत्व व अणु भार में क्या संबंध है? तो अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। ठीक है दोस्तों, अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। ये आपको टिक लगाना है, वहाँ पे आपको ऑप्शन में यही देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये संबंध दर्शाता है। अगला है, कार्बोनेट आयन व तुल्यांकी भार कितना होता है?
कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार कितना होता है? तो दोस्तों तुल्यांकी भार जो होता है वो 30 होता है। ठीक है दोस्तों, कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार 30 होता है। वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है परमाणु भार की इकाई क्या होती है? तो परमाणु भार की कोई इकाई नहीं होती दोस्तों, यानी मात्रक इसका कोई नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी यौगिक का अणु भार 48 है, उसका वाष्प घनत्व कितना होगा? तो किसी यौगिक का अणु भार 48 है, उसका वाष्प घनत्व जो होगा वो होगा 24। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कमेंट करके जो बताए वीडियो कैसा लगा। अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 20 ग्राम जल और 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में विद्यमान अणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? 20 ग्राम जल और 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में विद्यमान अणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों 88 यानी 88:9, 88:9। ठीक है दोस्तों, ये इसका अनुपात होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या क्या होगी? तो 1.4 नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या जो होगी 3.10120 इंटू 10⁻²2, 3.0120 गुणे 10⁻22। आप लोग ऐसे भी याद लिख सकते हैं, तो मेरी लैंग्वेज मत जाइएगा, तो आपके जो सामने है वो आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन में ऐसे ही देखने को मिलेगा। पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मोल को इकाई के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया? मोल को इकाई के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया? तो दोस्तों 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आवोगाद्रो संख्या का आंकिक मान क्या है? तो आवोगाद्रो संख्या का आंकिक मान जो है 6.023 गुणे 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम के टाइम आपके ये क्वेश्चन आपका रामबाण के काम करेंगे। आगे चलते हैं, अगला समझते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो परमाणु का नाभिक है उसमें 2 कण स्थापित होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अब बात करें न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। ठीक है दोस्तों, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। और इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की है वो की है जे थॉमसन ने। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। फ्रेंड्स, प्रोटॉन की देखिए रदरफोर्ड भी हैं और थॉमस गोल्डस्टीन भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के थॉमस गोल्डस्टीन और प्लस रदरफोर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। गोल्डस्टीन भी होंगे तो दोस्तों, लेकिन जो मैंने देखा है 2 से 3 बुक्स में उसमें रदरफोर्ड भी दिखे हैं और थॉमस गोल्डस्टीन भी दिखे हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बार मुझे दिखा है वो रदरफोर्ड दिखा है, लेकिन आप लोग थॉमस गोल्डस्टीन भी याद रखिए और रदरफोर्ड भी याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो हम लोग ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक और प्रोटॉन का थॉमस गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो दोस्तों
परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या तथा प्रोटॉन संख्या में क्या संबंध होता है? तो द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो उनके बीच क्या संबंध होता है? तो आपको संबंध बताना है, रिलेशन। तो द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है दोस्तों, ये आपका रिलेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन में ऐसे ही दिखा तो इसी पे टिक करना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 11 प्रोटॉन हैं, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो दोस्तों तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 11 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो दोस्तों न्यूट्रॉन जो होंगे 23 से 11 को हम लोग घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल आएगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन संख्या घटा दी जाती है तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल आती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 12। 23 में से 11 गया 12, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 12। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में 15 प्रोटॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है नाभिक में। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 15 रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और साथ साथ सजेशन यही है कि वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलिएगा। अगला प्रश्न है, तो किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी? किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी? तो दोस्तों क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी। ठीक है फ्रेंड्स, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी? तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो दोस्तों 37 × 10⁻⁻10 मीटर, ये परमाणु की त्रिज्या है। 37 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है दोस्तों, 37 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पॉज करके साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। आगे चलते हैं, अब बात कर रहा है नाभिक की। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻15 होती है नाभिक की त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, 10⁻15। अगला है, परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किसने किया था? तो परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किया था तो वो है हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल ने परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किया। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पॉज करके नोट बनाते चलिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, परमाणु संख्या का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो दोस्तों परमाणु संख्या का पता जो लगाया था वो लगाया था मोज़ले लोग बोलते हैं लेकिन होता है मोसले। ठीक है दोस्तों, मोसले ने परमाणु संख्या का सर्वप्रथम पता लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो परमाणु का द्रव्यमान जो होता है 1.67 × 10⁻21 किलोग्राम। परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.67 × 10⁻21 किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, ये परमाणु का द्रव्यमान का मान होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अल्फा किरणों, अल्फा फ्रेंड्स तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो अल्फा आपका ऐसा बनता है, अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? तो दोस्तों अल्फा किरणों पर धन आवेश होता है, यानी प्लस धन आवेश का एक टॉपिक सेपरेट में बना दूंगा। अगला है, बीटा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? तो दोस्तों बीटा किरणों पे ऋणात्मक आवेश होता है। देखो अल्फा पे धनात्मक और बीटा पे ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अल्फा किरणों पे जैसे किरणों पे बोलेगा तो अल्फा किरणों पे कौन सा आवेश होता है? तो धनात्मक आवेश होता है। बीटा किरणों पे कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। अब हम बात करेंगे गामा किरणों की। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पहले देखते हैं, उसमें आपका गामा किरणों का पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
अब बात कर रहा है गामा किरणों की। तो दोस्तों गामा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? तो दोस्तों गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं बीटा किरणों का वेग कितना होता है। तो दोस्तों बीटा किरणों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का 9/10 भाग बीटा किरणों का वेग होता है। प्रकाश के वेग का 9/10 भाग, मतलब 10 में से 9 भाग जो होता है वो बीटा किरणों का वेग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 1 भाग जो होता है प्रकाश के वेग का होता है। आगे चलते हैं, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गामा किरणों का वेग कितना होता है। तो दोस्तों बीटा किरणों का हम लोग ने समझ लिया, अब हम लोग गामा किरणों की बात करेंगे। तो गामा किरणों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के समान होता है, यानी 10 में से 9 बीटा किरणों का वेग होता है, उसमें जो एक वेग होता है वो प्रकाश के वेग होता है। तो वही जो एक वेग है उसके समान एक वेग, जो 10 में से 9 भाग तो निकल गया बीटा के लिए, तो 1 भाग बचा गामा के लिए। तो दोस्तों प्रकाश का जैसे एक वेग है तो वैसे ही गामा किरणों के लिए भी एक वेग का मतलब समान चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इसको सामने लिख दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गामा किरणों की खोज किसने की थी। तो दोस्तों गामा किरणों की खोज हेनरी बेकुरेल ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, हेनरी बेकुरेल ने गामा किरणों की खोज की थी। अगला है जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। तो दोस्तों उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विपरीत चक्रण पाया जाता है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करते चलिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है 8। ठीक है फ्रेंड्स, 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। अगला है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है, तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। तो दोस्तों कार्बन का जो परमाणु क्रमांक जैसे 6 है तो परमाणु भार है 12, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगी इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अधिकतर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं इस वीडियो में, इस टॉपिक में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। अगला बोला है 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या 92 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, 92 बोल सकते हैं, 92। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या 92 होगी। अगला है मुख्य क्वांटम संख्या किसका निर्धारण करती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या किसका निर्धारण करती है। तो कक्षाओं में विभिन्न अभिविन्यास का करती है। मुख्य क्वांटम संख्या किसका निर्धारण करती है। कक्षाओं में विभिन्न अभिविन्यास का करती है, निर्धारण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पॉज करके साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 13 एल्युमिनियम 127। 13 एल्युमिनियम 127 में का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, क्योंकि इसके तहत लेते हैं तो 2 8, क्योंकि S में 2 होते हैं और SPDF होता है, आपको पता ही होगा। तो 8 और 2,8,3 ये ध्यान रखिएगा, आपको सेम ही मिलेगा। 13 एल्युमिनियम 127 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2,8,3। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की है। तो दोस्तों कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की है। तो दोस्तों मैडम क्यूरी ने की है। ठीक है फ्रेंड्स, मैडम क्यूरी ने। दोस्तों
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी किरणों का आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है? कौन सी किरणों की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों अल्फा किरणों की जो आयनीकरण क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किस विधि द्वारा प्राप्त करता है? तो दोस्तों सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा जो है वो संलयन विधि द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किस विधि द्वारा प्राप्त करता है? संलयन विधि द्वारा प्राप्त करता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अब हम बात करेंगे कोबाल्ट 60 की। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस गंभीर बीमारी हेतु किया जाता है? तो दोस्तों कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर हेतु, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जानते हैं, तो कैंसर हेतु उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन भाग लेता है? तो दोस्तों रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन भाग लेता है? तो परमाणु का नाभिक रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलिएगा। अब बात कर रहे हैं इकाइयों की। तो दोस्तों अब कह रहा है प्रश्न, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है वो रेडियो धर्मिता की इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में कितने देश हैं? तो दोस्तों टोटल 46 देश नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे परमाणु संरचना से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया है और बताया है, और साथ साथ नोट्स आशा कर तो बनाते चले होंगे आप लोग। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हिट द लाइक बटन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अपना सजेशन दीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बस चाहिए, तो मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो स्पॉन्सर किया है वो किया है 4abet ने। यह एक ऑनलाइन बेटिंग साइट है। इस साइट पर जाकर आप लोग रजिस्टर करिए और पर डे 1000 से 2000 रुपये तक कमाएं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों 4abet ऑनलाइन बेटिंग साइट है। इसमें आप लोग ऑनलाइन गेम खेलकर और उस पर बेट लगाकर पैसा कमा सकते हैं और अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है और नॉन चॉक गेम जो आप लोग समझ रहे हैं, उसमें आप लोग जाके पैसा लगा सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे आपको बोनस के तौर पे कुछ रुपए मिलेंगे। तो आप लोग जाके जब रजिस्टर करेंगे तो आपको बोनस के तौर पे कुछ रुपए मिलेंगे, उसको आप लोग लगा के पहले खेलिएगा, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा तब आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप अपना लगा सकते हैं पैसा उसमें। और दोस्तों ये ऑनलाइन बेटिंग साइट, इसमें अधिकतर लोग क्योंकि आपको ऑनलाइन ही सब दो लोग खेलते हैं पार्टनरशिप पे, तो 2 लोगों में फाइट होती है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलता है उसके अनुसार आपको पैसा दिया जाता है। आप लोग अपना पैसा उसमें पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अपना जीमेल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपना। ठीक है दोस्तों।